नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब यानी कि क्लियर सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम बात करेंगे फूड इंस्पेक्टर में आने वाली या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निरीक्षक में आने वाले, आप बोल सकते हैं पेपर के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। चूंकि बाकी चीजें जीएस वगैरह है आप खुद से भी कर पाते हैं, लेकिन अधिनियमों में और कंप्यूटर की जो चीजें रहती है उसमें आपको दिक्कत होती है, तो उससे संबंधित हम यहाँ पे वीडियो जरूर लेके आते रहेंगे और मैथ्स के भी लेके आएंगे जब जैसे ही हमको समय मिलता है। तो मैं एक अधिनियम लेके आई हूँ, थोड़ा अधिनियम मैंने फास्ट मोड पे बनाया हुआ है। वजह है इसका, मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिला इसको रीचेक करने का कि क्या की स्पेलिंग मिस्टेक हो, तो देख लेंगे उसको सुधार के। बाकी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है, इसका पूरा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट था उसको मैंने पूरा एक निचोड़ करके खुद से मेहनत से इसको बनाया है, कहीं से कॉपी नहीं किया है। बिल्कुल आप लोग को ये काम आएगा ताकि आप कूट वाले जो प्रश्न है उसको सॉल्व कर पाओ। चूंकि कूट वाले क्वेश्चन ही आजकल ऐसा पैटर्न दे दिया है, लोग इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और उनको बनाने में दिक्कत होती है, तो वहां पे आपको हेल्प कर पाए इसलिए मैं इसको लेके आई हूं। दो पार्ट में वीडियो है। पहले पार्ट में हम पूरा अधिनियम का इतिहास, उसका उद्देश्य वगैरह देखेंगे और कुछ धाराओं को देखेंगे, समथिंग 12-13 धाराओं को देखेंगे इसके अधीन। फिर उसके बाद जो है पार्ट 2 में बाकी धाराओं को और विशेषताओं को देखेंगे। हर एक पॉइंट को आप क्लियर आउट करके रखिएगा। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप कूट वाले क्वेश्चन पढ़ें तो उसके लिए जरूरी है आपको थोड़ा पोथी पूरा टाइप का पढ़ना। तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहता है डिटेल रहता है, भले उसके लिए मुझे कई लोग ट्रोल करते हैं कि आप पूरा कथा कहानी बताते हो, पर वो कथा कहानी में ही कूट वाले प्रश्न छुपे रहते हैं। तो बिल्कुल चलिए देखेंगे। नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर बाकी वीडियो देखते हैं हमारा, आपको पसंद आता है तो लाइक करिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली पॉइंट हम देखते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित इतिहास के बारे में कि आखिर ये अधिनियम आया कैसे। थोड़ा सा हम अंदर जाते हैं थोड़ा इस अधिनियम का। तो पहले क्या हुआ था, 2011 में एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक आया गया था। ये विधेयक लोकसभा में 22 दिसंबर 2011 को लाया गया था। इसको हम NFSB यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल 2011 के रूप में जानते हैं। 22 दिसंबर 2011 को आया। इसमें कुछ विसंगतियां थी, तो हमको इसको पूरा स्थापित करना था। पूरा स्थापित करना मतलब इस विधेयक पर जांच वगैरह जो विसंगतियां उसको दूर करके फिर से उसको लेके आना, तो ऐसा हमको करना था। अब इसके लिए जरूरी क्या था कि हम इस पे विसंगतियों की जांच करवाएं। तो जांच करवाने के लिए और प्रतिवेदन जो प्रस्तुत करने के लिए जांच संबंधी 5 जनवरी 2012 को इसी विभाग ने, जो फूड विभाग था, उसने क्या किया, खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी एक स्थायी जो संसदीय समिति रहती है उसके पास भेज दिया गया, ताकि आप उपरोक्त विधेयक की जांच कर सको और क्या कर सको, इस पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सको, जिसके बाद हम जो है नया प्रोसेस लेके आए। तो 22 दिसंबर 2011 को बिल आया। बिल पे काम नहीं हुआ तो 5 जनवरी 2012 को इसको जांच करने के लिए स्थायी समिति के पास भेज दिया गया। उसके बाद स्थायी समिति ने जांच परख किया। लगभग 1 साल बाद जनवरी 2013 में विधेयक के संबंध में एक प्रतिवेदन जो है प्रस्तुत किया। बताया होगा कि आपने क्या क्या गलती कहां पे की है। उसके बाद इन समिति की सिफारिशों को देखते हुए एक संशोधन विधेयक आया, जो 2 मई 2013 को लोकसभा में लाया गया। चूंकि इस समय क्या हुआ था, हमको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित करना था, तो ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2013 के रूप में ही लोकसभा में वापस आया। अलग पुराने विधेयक को नहीं लाए, हम नया विधेयक लेके आए 2 मई 2013 को। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2013 लेके आया गया। पर हुआ क्या कि संसद जो है अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई। अब इसमें संसद का स्थगन हो गया तो विधेयक क्या हो गया, यहाँ पे विधायक लिखा गया, इसको काटिएगा विधेयक। तो मैंने बताया था, मैंने थोड़ा फास्ट मोड में बनाया है क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं मिला था, आप लोग को देना भी जरूरी है। तो ये विधेयक है, यहाँ पे याद रखिएगा विधेयक जो है लंबित हो गया, तो स्थगन के बाद लंबित हो गया। अब संसद को तो हमको पता नहीं है अनिश्चित काल के लिए स्थगन है, कब क्या होगा। इसके बाद इस चीजों को देखा किसने, राष्ट्रपति ने। तो संसद जो है, संसद का एक अभिन्न अंग होता है हमारा राष्ट्रपति, वो तो हमेशा बने रहता है। तो संसद के इस अभिन्न अंग राष्ट्रपति ने देखा कि क्या विधेयक जो है बार बार लंबित हो रहा है और हमको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा देना भी जरूरी है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का अध्यादेश 2013 5 जुलाई 2013 को संसद द्वारा एक विधेयक पारित करने पे जो हो रहे विलंब को देखते हुए अध्यादेश को जारी कर दिया गया। तो संसद द्वारा बोल सकते हो या राष्ट्रपति द्वारा, सीधे सीधे भाषा में बोले, राष्ट्रपति का एक अध्यादेश होता है। तो राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वो 5 जुलाई 2013 को आया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद बिल्कुल रखिएगा। 5 जुलाई 2013 का डेट, राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 के नाम से।
उसके बाद अब अध्यादेश है तो अधिकतम 6 महीने तक रहता है, न्यूनतम का नहीं बात करी हूं मैं, अधिकतम 6 महीना। तो अधिकतम 6 महीने के अंतर्गत संसद को इस पर कानून जरूर बनाना रहता है। तो अब अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए नया विधेयक लाया गया, एकदम फ्रेश विधेयक 7 अगस्त 2013 को लोकसभा में क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया। वही नाम से होगा आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2013 के नाम से 7 अगस्त को प्रस्तुत किया गया लोकसभा से, और लोकसभा से पारित कब किया गया, 26 अगस्त 2013। याद रखिएगा 7 अगस्त को प्रस्तुत किया गया, 26 अगस्त को पारित किया गया। उसके बाद राज्यसभा में जाएगा कब, 2 सितंबर 2013 को, और बिल पर चर्चा करके जो है राज्यसभा ने भी क्या कर दिया, इसको पारित कर दिया। तो 2 सितंबर 2013 को किससे पारित हुआ, राज्यसभा से। उसके बाद अब लोकसभा से भी पारित हो गया, राज्यसभा से भी पारित हो गया, तो किसके पास जाएगा, तो 10 सितंबर 2013 को राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति क्या देंगे, इस पर अनुमति देंगे। अनुमति देने के बाद ही विधेयक जो है अधिनियम बन जाता है। तो याद रखिएगा अंतिम रूप से राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही अधिसूचना भी प्रकाशित कर दी गई थी इसी दिन 10 सितंबर 2013 को, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये जो विधेयक है, चूंकि विधेयक पर जो है हस्ताक्षर भी हो गया और इसको अधिनियम बनाना था, तो अधिनियम जो है ना 5 जुलाई 2013 जो डेट अध्यादेश की डेट थी, चूंकि अध्यादेश को प्रतिस्थापित किया था, तो इस 5 जुलाई 2013 के नाम से ही, चूंकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित हो चुका था, अधिनियम कब बना बोला, तो अधिनियम बना वो 10 दिसंबर 2013 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। परंतु पूरे भारत में कब लागू हुआ, तो जिस दिन से अध्यादेश लागू हुआ था उसी तारीख से। तो 5 जुलाई 2013 से ही ये जो अध्यादेश था उसी को प्रतिस्थापित करते हुए अधिनियम पूरे भारत में लागू माना गया, जिसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। ये धारा 1 बताती है जो आगे आप पढ़ने वाले हैं, तो ये ध्यान रखिएगा 5 जुलाई 2013 को। उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा अधिनियम की विशेषताओं उद्देश्यों को देख लेते हैं क्या क्या है। जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है 2013 जो 10 सितंबर से आपका जो है पूरे भारत में लागू है, देखते हैं क्या बताता है। एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनी मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें मानव जीवन चक्र के दृष्टिकोण में खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है। मतलब अधिनियम क्या करेगा, खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करेगा, किसको, लोगों को प्रदान करेगा, उनकी जो जीवन है, जीवन स्तर है, उसको देखते हुए। तो ये पॉइंट आपको कूट में दे सकता है क्या विशेषता है क्या नहीं, तो हर एक पॉइंट को पढ़ना जरूरी है। अधिनियम में लक्षित सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है जिसको बोला जाता है टीपीडीएस, याद रखिएगा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली टीपीडीएस के अंतर्गत जो आपका बोल सकते हो राज्य सहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75% ग्रामीण आबादी को और 50% शहरी आबादी के कवरेज करने का प्रावधान है। इस प्रकार लगभग 2/3 आबादी जो है कवर की जाएगी, यानी कि टारगेटेड जो आपका पीडीएस सिस्टम है, तो जो जिसको आप लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली या टीपीडीएस भी बोलते हो, इसके अधीन 75% ग्रामीणों को कवर किया जाएगा, 50% शहरियों को कवर किया जाएगा। इस प्रकार टोटल कवरेज कितनी की होगी, तो 2/3 कवरेज कर लिया जाएगा। ये सारे धाराओं में भी है, उससे पहले ही आप विशेषताओं में इसको देख लिया करिए। पात्र जो व्यक्ति है चावल, गेहूं, मोटा अनाज क्रमशः 3 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए प्रति किलोग्राम की राशि सहायता से प्राप्त मूल्यों पर 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रति माह प्राप्त करने का हकदार होगा। कहने का मतलब है चावल 3 रुपए किलोग्राम है ना, उसके अलावा गेहूं 2 रुपए प्रति किलोग्राम, मोटा अनाज 1 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचे जाएंगे। प्रति हितग्राही को हम 5 किलोग्राम खाद्यान्न देंगे। उपरोक्त तीनों में से कोई एक दिया जा सकेगा। ये भी एक प्रकार की क्या है, विशेषताएं हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को कोर्ट में देने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती है आयोग के द्वारा, आपको बनेगा ये। उसके बाद देखिए मौजूदा जो अंत्योदय अन्न योजना है उस पर परिवार जिसमें निर्धनतम व्यक्ति शामिल हैं, इसमें 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह प्राप्त करते रहेंगे। यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है वो बोलता है कि जो भी अंत्योदय परिवार है वो 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्राप्त करने के लिए हितग्राही होंगे। अधिनियम में महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए भी पोषण सहायता पर विशेष बल दिया गया है। जैसे गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के 6 माह बाद
तक का भोजन दिया जाएगा या कुछ न कुछ सूखा आहार दिया जाएगा। जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे सुपरवाइजर वाले लोग जिसको पढ़े होंगे, पीडीएस के माध्यम से या फिर बोल सकते हो आंगनबाड़ी के माध्यम से जो आप देते हैं ना सूखा आहार, जिसको आप पूरक पोषण आहार कहते हैं, एक प्रकार से वही का बात करता है ये। और उसके अलावा 6,000 रुपए तक का मातृत्व लाभ प्राप्त करने के लिए भी हकदार होगा। चूंकि अधिनियम 2013 में आया है, उसके बाद ही आपका एक आया था जो आपका मातृ वंदना योजना है, तो आपको हल्का सा पता होगा, उसमें भी पैसा देता है लगभग 5,000 रुपए। और 1,000 रुपए जो शहरी वाले हैं उनको तो आपका जननी सुरक्षा के अंतर्गत प्रसव सहायता दे दी जाती है, और 1400 रुपए ग्रामीणों लोग को। तो कम से कम 6,000 रुपए जो देने की व्यवस्था है ना, ये आपको उसी जो योजना है उससे जोड़ना है, जो आपका मातृत्व वंदना योजना है केंद्र सरकार का, जिसमें 5,000 रुपए देता है। तो गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिला दोनों की बात कर रहे हैं। तो गर्भवती महिला रहती है तभी उसको पैसा देना शुरू होता है, और स्तनपान कराने तक चलते रहता है जब तक बच्चे का पहला टीकाकरण पूरा ना हो। तो यहाँ पे ही उस योजना को आपको लागू करना है। जो मातृत्व वंदना योजना है वो भी इसी में आ जाएगी एक प्रकार से, क्योंकि 6,000 रुपए लगभग मातृत्व लाभ जो है कम से कम देने की बात जो है यहाँ पे कर रहा है। तो इसमें मातृत्व लाभ भी दिया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं की सशक्तिकरण पे भी बल दिया जाएगा। कैसे? क्योंकि जो आपका राशन कार्ड वगैरह होते हैं उसमें महिलाओं के नाम पर जारी करने का यहाँ पे एक आदेश रहता है, जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके। उसके अलावा 14 वर्ष तक के जितने भी बालक है उनको अलग अलग पोषण मानकों के अनुसार हम क्या देंगे? भोजन देंगे। अगर हम भोजन ना दे पाए तो क्या देंगे? खाद्य सुरक्षा भत्ता देंगे। तो आपसे क्वेश्चन वो यहाँ पे कोर्ट में जैसे ऑप्शन दिया कि 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निर्धारित पोषण मानकों के अनुरूप भोजन देना अथवा खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, क्या ये इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का? हाँ बिल्कुल है ये भी। उसके अलावा अधिनियम में जिला और राज्य स्तरों पर शिकायत निपटान प्रणाली होगी, यानी कि शिकायत निपटान की एक तंत्र होगा जो एक गठित किया जाएगा, और इससे क्या होगी? पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। तो अधिनियम में धाराओं में भी इसका प्रावधान है, एक निपटान तंत्र या शिकायत निवारण प्रणाली होगी जिसका गठन किया जाएगा जिलों में या राज्य स्तरों पर, और ये क्या करेगी? जवाबदेहिता और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी। पूरा जो उपभोक्ता है उनके लिए जो है नियम कानून के तहत कार्य करेगी। तो पूरा आपको मिलेगा उद्देश्य में, और उद्देश्य है 1-2। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम जो है उस पर चलते हैं। जैसे एक उद्देश्य आप समझ लीजिएगा, महिलाओं का सशक्तिकरण करना, महिलाओं को के हितों का सुनिश्चित करना, क्योंकि महिलाओं के नाम पर ही राशन कार्ड जारी होते हैं। अब हम आते हैं धारा 2 के अंतर्गत जो परिभाषाएं दी हुई हैं उनमें। थोड़ा सा सब्र करिएगा, मैं धारा 1 को बाद में पढ़ाऊंगी, थोड़ा सा मुझे धारा 2 को पहले पढ़ाना है, क्योंकि कुछ परिभाषाएं हैं जो बहुत बड़ी है। धारा 1 में कुछ नहीं होता, प्रारंभिक होता है, नाम बताया रहता है, विस्तार कहाँ कहाँ है, कब से लागू हुआ है वही रहता है। धारा 2 ज्यादा इसमें हो सकता है परिभाषा जो है। लास्ट टाइम एक अलग अधिनियम का था जिसमें चीनी की परिभाषा दी गई थी, तो यहाँ से धारा 2 से कुछ परिभाषाएं बन सकती है। जैसे आंगनबाड़ी, आगे आपको पता चलेगा आंगनबाड़ी क्या है। वैसे आंगनबाड़ी आपको पता होगा जितने भी ICDS स्कीम होते हैं, यानी कि जो आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स होती है, समेकित बाल विकास परियोजनाएं, उनका संचालन करने वाली, क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी होती है। तो आंगनबाड़ी की परिभाषा भी मिलती है आपको। केंद्रीय पुल क्या होगा? ये हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे। तो खाद्यान्न का ऐसा स्टॉक होगा जिसमें केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन कीमत पर संक्रियाओं के माध्यम से उपार्जित किया जाएगा। मतलब ऐसा खाद्यान्न का स्टॉक जिसको केंद्र सरकार या राज्य सरकार क्या करेगी? न्यूनतम समर्थन कीमत पर जो है उपार्जित करेगी। उसके बाद क्या करेगी? इसमें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अन्य कल्याणकारी स्कीम जिसके अंतर्गत आपदा राहत भी शामिल है, इस स्कीमों के तहत आवंटन कराएगी। मतलब केंद्रीय पूल में पहले तो क्या करेगी? धान उपार्जित करके रखेगी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। उसके बाद उसी केंद्रीय पूल से चाहे PDS में हो या कल्याणकारी योजनाओं में हो या अन्य आपदा राहत स्कीम में हो, प्रदान किया जाएगा। जैसे आपको पता होगा कोरोना के समय इसमें से ही आपका केंद्रीय पूल से ही निःशुल्क जो है यहाँ पे अनाज वगैरह भी वितरित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, केंद्रीय पुल को आपको पूछ सकता है। उसके बाद उचित दर दुकान कहाँ होंगे? तो उचित दर दुकान में ऐसे दुकान होंगे जहां आवश्यक वस्तु अधिनियम की 1955 की धारा 3 के अधीन जारी किए गए राशन कार्ड जो धारक है उनको क्या किया जाएगा? लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन रहते हुए कुछ आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराया जाएगा। तो उचित मूल्य दुकानों की जरूरत क्यों है? ताकि हम जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के 1955 की धारा 3 में बताया गया जो चीजें हैं, जो आवश्यक वस्तु है, उनका वितरण कराएं किसको? राशन कार्ड धारकों को।
उसके अलावा खाद्यान्न की भी परिभाषा दी गई है। तो केंद्र सरकार द्वारा विहित जो चावल है, गेहूं है या मोटा अनाज या ऐसा कोई भी संयोजन है, उसकी परिभाषा दी गई है इस अधिनियम जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है उसके धारा 2 के अधीन खाद्यान्न के रूप में। तो ये ध्यान रखिएगा, परिभाषाएं हैं, अन्य भी परिभाषाएं हैं, इनको बारे में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं इसको करवा रही हूँ। खाद्य सुरक्षा क्या है बोलेगा, तो अधिनियम के अध्याय 2 में जो खाद्य एवं भोजन के हकदार की मात्रा का प्रदाय करने के बारे में बताया गया है उसको हम खाद्य सुरक्षा के अधीन रखेंगे। तो अध्याय 2 भी देखेंगे। खाद्य सुरक्षा भत्ता, तो धारा 8 इसके अधीन अगर हकदार व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा जो है अगर खाद्य सुरक्षा नहीं दी जा पाती, मतलब खाद्य भोजन की जो पर्याप्त मात्रा अगर प्रदान ना किया जा सके, तो धारा 8 के अधीन हम क्या करेंगे, उनको खाद्य सुरक्षा भत्ता देंगे। मतलब अगर हम खाद्यान्न ना उपलब्ध करा पाए तो उसके बदले में पैसा देंगे, खाद्य सुरक्षा भत्ता देंगे। स्थानीय प्राधिकारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन होंगे, पंचायत होंगे, नगर पालिका बोर्ड, जिला बोर्ड, छावनी बोर्ड, नगर योजना अधिकारी भी हो सकते हैं। असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम, यहाँ पे पंचायतें नहीं है तो यहाँ पे कौन होगा, ग्राम परिषद या समिति या ऐसा कोई अन्य निकाय जो कि क्या करे, स्वशासन के लिए संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्राधिकृत हो, या ऐसा कोई अन्य प्राधिकारी या निकाय जो स्थानीय क्षेत्र के भीतर नगर सेवाओं का नियंत्रण एवं प्रबंधन करता हो। तो स्थानीय प्राधिकारी में आप पूरे पंचायती जो राज संस्था है उसको ले लीजिए, जिला बोर्ड, छावनी बोर्ड को ले लीजिए। अब जैसे कोई राज्य है, जैसे अगर आप 7 सिस्टर में से पकड़ो केवल अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर, असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, यहाँ पे पंचायतें नहीं है तो यहाँ पे कौन बैठेगी, ग्राम परिषद या समिति, तो वो भी इसमें स्थानीय प्राधिकारी में आ जाएंगे। या फिर ऐसा कोई भी निकाय जो संविधान के अंतर्गत या किसी विधि के अंतर्गत क्या है, प्राधिकृत है, किसके लिए, स्वशासन के लिए, वो सारे लोगों को हम शामिल करेंगे। उसके अलावा नगर सेवा देने वाले या नियंत्रण प्रबंधन करने वाले सारे अधिकारियों को हम शामिल करेंगे। तो जितने भी स्थानीय स्वशासन संबंधी अधिकारी रहते हैं सभी स्थानीय प्राधिकारी में आ जाएंगे। भोजन क्या होगा, तो भोजन या तो गर्म पकाया भोजन होगा या पहले से पकाया भोजन होगा या परोसे जाने से पूर्व गर्म किया गया भोजन होगा या फिर घर ले जाने योग्य राशन होगा। सभी केंद्र सरकार जो भी विहित करता है, चाहे पकाया भोजन हो, चाहे परोसे से पहले गर्म किया गया हो या गर्म किया गया भोजन हो या तो सूखा भोजन हो जो घर ले जाने योग्य हो, सबको भोजन की परिभाषा के रूप में खाद्य सुरक्षा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है उसके अधीन जो धारा 2 है उसके अधीन रखा गया है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद आते हैं और भी परिभाषा, जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होगा, हो सकता है ये क्वेश्चन भी पूछ दे। तो केंद्र सरकार द्वारा जो घोषित एक ऐसा सुनिश्चित मूल्य होगा जिस पर केंद्र सरकार और जो राज्य सरकारें हैं या उनके प्राधिकारी हैं केंद्रीय पूल के लिए, याद रखिएगा धान कहाँ के लिए खरीदते हैं, केंद्रीय पूल के लिए किसानों से खाद्य उपार्जित किए जाएंगे। मैंने धान बोल दिया, पूरे खाद्य, धान, गेहूं, मोटा अनाज सब आता है। तो केंद्रीय पूल के लिए आपको खरीदना है तो एक सुनिश्चित मूल्य होगा जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार उपार्जित करेंगे, किससे, किसानों से। निशक्त व्यक्ति कौन होंगे, तो निशक्त व्यक्ति के लिए एक अलग अधिनियम है, निशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995। तो इसकी धारा 2 में जो है निशक्त व्यक्ति को परिभाषित किया गया है। तो याद रखिएगा इस 1995 की धारा है जिसमें निशक्त व्यक्ति के बारे में दिया गया है। तो ये सब लोग निशक्त व्यक्ति के रूप में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में भी आएंगे। उसके बाद राशन कार्ड की बात करते हैं। अगर आपको मेरा फेस नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा कुछ दिन इंतजार करिएगा क्योंकि अभी थोड़ा सा दिक्कतें हैं तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं डायरेक्ट पढ़ा रही हूँ। आपको भी पढ़ने और ज्ञान अर्जन करने से मतलब होना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए है ना कि मैडम दिख नहीं रही है, नहीं पढ़ा रही है। आप बिल्कुल अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक करते जाइएगा, कॉमेंट भी करिएगा और हाँ सब्सक्राइब भी करिएगा नए होंगे तो, और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा जब बिल्कुल। चलिए राशन कार्ड क्या होंगे, तो लक्षित जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है इसके अधीन उचित मूल्य जो दुकानें होती हैं उनको क्या करना है, आवश्यक वस्तुओं का क्रय करना है। तो इसके लिए राज्य सरकार क्या करेगी, एक आदेश या प्राधिकार दस्तावेज लाएगी, उसी को कहते हैं हम राशन कार्ड, जिसमें पूरा दिया रहता है, अलग अलग जो उसमें खंड बने रहते हैं, पूरी चीजें उसमें रहती है उस दस्तावेज में। तो एक प्रकार का राशन कार्ड दस्तावेज है जिसके माध्यम से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो उचित मूल्य दुकानें होती हैं वो वस्तुओं का प्रदान करेंगे। वरिष्ठ नागरिक क्या होंगे, तो माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 आया था, उसकी धारा 2 में परिभाषा है वरिष्ठ नागरिक की, सेम परिभाषा इस अधिनियम में भी मिलेगी। राज्य सरकारें क्या होंगी, तो याद रखना राज्य अलग है और राज्य सरकार अलग है। इसमें इस अधिनियम में जो राज्य सरकार की बात करता है ना, ये अनुच्छेद 239 के अधीन जो नियुक्त संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक है उनकी बात करता है राज्य सरकार के रूप में।
तो दो मिलेंगे, एक राज्य होगा, एक राज्य सरकार। तो यहाँ पे संघ राज्य क्षेत्र के जो अनुच्छेद 239 में दिया गया है संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक, उसको राज्य सरकार की परिभाषा में रखा गया है। तो यहाँ पे बिल्कुल याद रखिएगा, राज्य सरकार की परिभाषा में आपको मिलेगा। उसके बाद राज्य खाद्य आयोग की भी बात करते हैं हम। तो राज्य खाद्य आयोग में किसको करेगा, याद रखिएगा, जो राज्य में आयोग रहेंगे उनको करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसको बिल्कुल। उसके बाद बात करते हैं लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होगी। तो उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से जो राशन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण दिया जाएगा, ऐसी एक प्रणाली होगी जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहलाएगी। सत्कर्ता समिति क्या होगी, तो अधिनियम के अधीन सभी स्कीमों को क्रियान्वयन करने के और पर्यवेक्षण करने के लिए धारा 29 के अधीन एक समिति होगी जो कि क्या कहलाएगी, सत्कर्ता समिति। तो अधिनियम के अंतर्गत ये मिलेगा। अब हम सीधा शुरू करते हैं हमारी धाराओं को, जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्योंकि धारा किस धारा में है, ऐसा एक आंख हो सकता है क्वेश्चन पूछे, लेकिन ज्यादातर ना धारा के अतिरिक्त जो है प्रावधानों को ज्यादातर पूछता है। फिर परंतु हम धारा के अधीन देखेंगे पूरी चीजों को। जैसे अध्याय 1 में प्रारंभिक है, संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ बताएगा। जैसे अधिनियम का नाम क्या है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है, पहले ही बात कर चुके हैं। अधिनियम का विस्तार कहाँ पे होगा, संपूर्ण भारत, याद रखिएगा। उसके अलावा अधिनियम प्रवृत्त कब हुआ, तो 5 जुलाई 2013। मैंने पहले ही बताया था, अध्यादेश जो था, अध्यादेश को ही प्रतिस्थापित किया है। तो अध्यादेश जो जारी हुआ था वही डेट से इसको प्रवृत्त माना जाएगा। अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये प्रारंभिक हो गया आपका। धारा 1 के अधीन संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ। धारा 2 में पूरी परिभाषाएं हैं। उसके बाद धारा 3 पे ही हम चलेंगे। तो अध्याय 2 में आता है धारा 3। अध्याय 2 में एक्चुअल में खाद्य सुरक्षा के लिए उपबंध दिए गए हैं। तो धारा 3 से शुरू होता है, पहले आएगा धारा 3। इसमें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पात्र गृहस्थियों के व्यक्तियों द्वारा सहायता प्राप्त कीमतों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का जो अधिकार है वो बताया गया है। मतलब जितने भी गृहस्थी हैं, पात्र गृहस्थी, उनको खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार होगा। तो पात्र गृहस्थी को इसी के अंतर्गत परिभाषित कर दिया गया है जो आपका धारा 3 है उसके अधीन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में। तो इसके अधीन देखते हैं क्या क्या होगा। पहला एक पॉइंट है, इस धारा के प्रयोजन के लिए अंत्योदय अन्न योजना केंद्र सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2000 को प्रारंभ किया गया था। मतलब पहले ही एक प्रारंभ किया गया था अंत्योदय अन्न योजना, उसको क्या कर दिया गया है, इसी के अधीन डाल दिया गया है 25 दिसंबर 2000 को, याद रखिएगा। चूंकि आपको लगेगा कि 2013 में तो अधिनियम आया, फिर कैसे 2000 में हुआ है, तो पहले ही चलता था अलग से। 25 दिसंबर 2000 से अंत्योदय अन्न योजना चलती थी। जब ये अधिनियम आया तो अधिनियम की धारा 3 के अधीन भी इसके बारे में बता दिया गया। पात्र जो गृहस्थी होंगे सहायता प्राप्त कीमतों पर अगर ग्रामीण जनसंख्या के 75% को और नगरीय जनसंख्या के 50% तक जो है विस्तारित किए जाएंगे, ये याद रखिएगा। आजकल तो सभी को मिल जाता है, आपको पता होगा APL कार्ड वगैरह भी बन रहा है, पर यह अधिनियम की बात है तो हमको अधिनियम को पढ़ना है ना। पात्र जो व्यक्ति होंगे उनको खाद्यान्नों की हकदार मात्रा के बदले गेहूं का आटा भी उपलब्ध कराया जा सकेगा। मतलब अगर जो खाद्यान्न है, खाद्यान्न की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो गेहूं का आटा भी हम पात्र जो व्यक्ति है उनको दे सकते हैं। बाकी 75% तक ग्रामीण जनसंख्या और 50% तक नगरीय जनसंख्या को कवर करने का जो लक्ष्य है पात्र गृहस्थियों में, ये धारा 3 के अधीन ही आता है। तो धारा 3 जो पात्र हितग्राही है उनको खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार जो है यहाँ पे देता है। उसके बाद धारा 4, धारा 4 भी एक प्रकार से खाद्य सुरक्षा का क्या है, उपबंध है ना, अध्याय 2 के अधीन। तो इसमें किसको रखा गया है, गर्भवती स्त्री और स्तनपान कराने वाली माताओं को। तो इनको देख लेते हैं। तो गर्भावस्था तथा शिशु के जन्म के पश्चात 6 माह तक स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से उनको निःशुल्क भोजन दिया जाएगा अनुसूची 2 के अनुरूप। अनुसूची 2 किसके, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो 2013 है उसी के अनुसूची 2 के अधीन जो है इनको पोषाहार दिया जाएगा ताकि इनको कुपोषण से मुक्त किया जा सके। जिसके अनुरूप समझ लीजिए 600 कैलोरी दिया जाएगा और 18 से 20 ग्राम प्रोटीन। ये बिल्कुल अधिनियम में है, ये पूछ सकता है क्योंकि सुपरवाइजर में ये पूछा गया था इस टाइम पे। तो आपको याद रखना है जो है गर्भावस्था में और आपका स्तनपान कराने वाली माताओं को दोनों के लिए 600 कैलोरी और 18 से 20 ग्राम प्रोटीन निर्धारित है। कम से कम 6000 रुपए की क्या दी जाएगी, ऐसी किस्त दी जाएगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा एक प्रसूति सहायता के रूप में दिया जाए। तो मैंने पहले ही बता दिया, मातृ वंदना योजना को भी डाल सकते हो उसमें करके।
केंद्र सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में जैसे कोई महिला मान लो नियोजित है और उन्हीं गर्भवती माताओं को या शिशुवती माताओं के लिए पहले से हम क्या दे रहे हैं, किसी विधि के अधीन फायदा दे रहे हैं, तो उनको हम इस योजना के तहत मतलब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो 2013 है उसके अधीन फायदा नहीं देंगे, किसी एक प्रकार से ही फायदा वो ले सकती हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली माताओं के संबंध में पोषाहार सहायता धारा 2 में बताया गया है। उसके बाद चलते हैं हम धारा 4 में बताया गया है। धारा 5 में यहाँ पे आते हैं जहाँ पे 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के बारे में बताया है, इनके पोषाहार संबंधी हकदारियों के बारे में बताया गया है। जैसे 6 माह से 6 वर्ष आयु के जो बच्चे हैं, बालकों की दशा में स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से क्या दिया जाएगा, निःशुल्क भोजन। तो 2 प्रकार से है, 6 माह से कम के लिए तो स्तनपान रहेगा, लेकिन 6 माह से जो आपका 3 वर्ष तक का रहता है उनको हम सूखा आहार देते हैं। तो अनुसूची 2 के अधीन 500 कैलोरी और 12 से 15 ग्राम प्रोटीन ये 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे के लिए रहेगा, जबकि 3 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए 500 कैलोरी तो रहेगा, प्रोटीन की मात्रा 12 से 15 ग्राम प्रोटीन रहेगी, इसमें भी ध्यान दीजिए। उसके बाद मान लो बच्चा जैसे एक और चीज याद रखिएगा, बच्चा जैसे मान लो कुपोषित है और वो 6 से बोल सकते हो 6 माह से 6 वर्ष तक का है, तो थोड़ा बढ़ा के दिया जाता है। अगर इसमें नहीं लिखे होंगे तो मैं आगे आपको बता दूंगी, उसको ध्यान दीजिएगा। पहले हमने 6 माह तक हमने क्या दिया, स्तनपान कराया बच्चों को। 6 माह से 3 वर्ष तक क्या दिया, 500 कैलोरी और 12 से 15 ग्राम प्रोटीन। और 3 से 6 वर्ष तक का है तो भी सेम रहेगा, 500 कैलोरी और 12 से 15 ग्राम प्रोटीन। जबकि कक्षा 8 तक, आपको पता होगा कक्षा 8वीं तक क्या देता है आजकल, मध्याह्न भोजन। तो 6 वर्ष से जो 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे उनको हम क्या देते हैं, मध्याह्न भोजन देते हैं। तो कैसे जगह पे मध्याह्न भोजन चलता है, जहां पे या तो स्थानीय निकाय द्वारा या सरकार द्वारा चलाया जा रहा है स्कूल है, या फिर सरकार के सहायता प्राप्त स्कूल है, या सरकारी अनुदान में चलाए जा रहे स्कूल है। इनको क्या करेंगे, जिस दिन अवकाश रहेगा, जैसे मान लीजिए किसी दिन अवकाश रहा विद्यालय में, उसको छोड़ के पर प्रत्येक दिन एक बार हम दोपहर का भोजन देंगे, निःशुल्क रहेगा। जो जैसे प्राथमिक कक्षा है तो 450 कैलोरी के साथ 12 ग्राम प्रोटीन रहेगा, और अगर उच्च प्राथमिक कक्षा है जिसको आप क्या बोलते हो, पूर्व माध्यमिक भी बोल देते हो, तो याद रखिएगा 700 कैलोरी जो रहेगा और 20 ग्राम प्रोटीन रहेगा। तो अगर प्राथमिक शाला में पढ़ रहे हैं तो 450 ग्राम के साथ कैलोरी के साथ 12 ग्राम प्रोटीन। अगर पूर्व माध्यमिक पे पढ़ रहे हैं तो 700 जो किलोग्राम मतलब 700 जो कैलोरी है उसके साथ 20 ग्राम प्रोटीन ये दिया जाएगा। तो बिल्कुल इसको नोट करके लिखेंगे, ये हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए ना ये पॉइंट, क्योंकि इस पर सुपरवाइजर में ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो हो सकता है इसमें भी दे दी। उसके बाद याद रखना है आपको कि प्रत्येक विद्यालय तथा आंगनबाड़ी में भोजन पकाने, पेयजल तथा स्वच्छता की सुविधा भी होगी, ये भी याद रखिएगा। एक चीज और याद रखिएगा जो इसमें पॉइंट छूट गया है, पोषाहार मानक के लिए अगर कोई बच्चा 6 माह से 6 वर्ष का है, अगर कोई बच्चा जो है 6 माह से 6 वर्ष का है, उसके लिए याद रखना इसको घर ले जाने के लिए रहता है 800 कैलोरी रहेगा। ये क्योंकि मैं श्योर नहीं हूं, मैंने डाला है यानी पहले से आप नोट कर लो, और 20 से 25 ग्राम प्रोटीन रहेगा। ये वाला जो है आपको क्वेश्चन में भी आया था, इस चीज को दिया गया था, इस बार सुपरवाइजर में भी आया है ये। तो याद रखना 6 माह से 6 वर्ष का बच्चा है, अगर उसको 800 कैलोरी हम देंगे, उसमें थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है, ये ध्यान रखना कुपोषित के लिए है ना, ये कुपोषित के लिए। अगर कोई बच्चा कुपोषित है उसको आंगनबाड़ी से 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं तो 800 कैलोरी मिलेगा और 20 से 25 ग्राम प्रोटीन दिया जाएगा। ये जरूरी है कुपोषित बच्चों के लिए, ध्यान रखना ना उसको। तो अच्छा ये यहाँ पे आ गया है, चलो मेरा भी ध्यान नहीं था। धारा 6 में जो है इसको डाल दिया है मैंने, ठीक है, धारा 6 में है, ये धारा 6 में डाल दिया गया है। तो धारा 6 में अंतर्गत यही है सेम, ये जो बालक कुपोषित है उनको 800 कैलोरी और 20 से 25 ग्राम प्रोटीन का जो है हम व्यवस्था करेंगे आंगनबाड़ी के माध्यम से, राज्य सरकार देगी। और ये कितने वर्ष से रहेंगे, तो 6 माह से 6 वर्ष तक के बालक, ये ध्यान रखेंगे। चलिए आते हैं धारा 7 में। धारा 7 में क्या बताया गया है, हकदारियों के लिए स्कीमों का क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार द्वारा विहित नियमों के अनुसार होगा। मतलब जितने भी हकदार हैं, धारा 7 बताती है कि राज्य केंद्र सरकार के नियम कानून के अनुसार ही राज्य सरकार हकदार है जितने, उनको क्या करेगी, स्कीमों का क्रियान्वयन करेगी। तो धारा 7 में बताया गया है। आते हैं हम अध्याय 3 में। तो धारा 7 तक हमारा क्या था, खाद्य सुरक्षा संबंधी उपबंध था। अब मान लो हमने क्या कर लिया, किसी कारणवश खाद्य सुरक्षा नहीं दे पाया, तो हम क्या देंगे, अध्याय 3 के अधीन खाद्य सुरक्षा भत्ता देंगे। तो भत्ता कैसे देंगे, तो धारा 8 बताती है
पहली चीज कि कतिपय दशाओं में खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार, मतलब हम जो है अगर अध्याय 2 के अधीन जो धारा 3 से धारा 7 तक है ऐसा हम नहीं कर पाए तो क्या करेंगे, धारा 8 में हम क्या देंगे, खाद्य सुरक्षा भत्ता देंगे। तो इसके लिए अधिकार है, तो अध्याय 2 के अधीन जितने भी हकदार व्यक्ति हमने नहीं दे पाया तो हम क्या देंगे, खाद्य सुरक्षा भत्ता देंगे। और कैसे देंगे, जो केंद्र सरकार समय समय पर विहित करेगी उसी के अनुसार राज्य सरकार क्या करेगी, इस खाद्य सुरक्षा भत्ता को देगी। मतलब केंद्र सरकार के नियमों अनुसार ही हम खाद्य सुरक्षा दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं। भोजन हमने अध्याय 2 के अंतर्गत नहीं दे पाया तो हम अध्याय 3 में जो धारा 8 है उसके अधीन केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार ही जो राज्य सरकार है वो क्या देगी, सुरक्षा भत्ता देगी, खाद्य सुरक्षा के प्रति भत्ता। मतलब भोजन नहीं दे पाए तो पैसा देगी एक तरीके से। अब अध्याय 4 में पात्र गृहस्थियों की पहचान कैसे की जाएगी, जो आपका अध्याय 2 में जो पात्र गृहस्थी बताए गए हैं उनकी पहचान के लिए जो प्रावधान है वो अध्याय 4 में है। तो अध्याय 4 में जो प्रावधान है उसके बारे में बताया जा रहा है कि धारा 9 के अधीन बताया जा रहा है, लक्षित सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है उसके अधीन जन समुदाय को लाना, ये जो है इसका प्रमुख वो होगा। पहचान करने के लिए जरूरी क्या है कि हम जो है पहले लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन किसको लेके आए, पूरे समुदाय को लेके आए, ताकि हमको सर्वे करने पे पता चलेगा कि कौन से पात्र गृहस्थी होंगे। तो ये होगा धारा जो 3 के अधीन जो बताता है, धारा के अधीन जितने चीजों के बारे में बताता है कि जो है ग्रामीण स्तर से कितने होंगे, जो शहरी स्तर से कितने होंगे, जैसे 75% और 50% वाले जो कॉन्सेप्ट है ना हितग्राहियों के पहचान में, वो अध्याय 4 में लागू होगा। धारा 9 के अधीन हम क्या करेंगे, जन समुदाय को लाएंगे और पहचान करेंगे कि कौन कौन से पात्र हितग्राही होंगे। तो धारा जो 3 है उसके अधिनियम के अनुरूप रखते हुए धारा 9 में हम पात्र गृहस्थी की पहचान करेंगे। तो पात्र गृहस्थी धारा 3 में बताई गई है, उसकी पहचान धारा 9 में बताई गई, जस्ट 3 तिया 9, याद रखना 3 तिया 9। उसके बाद आते हैं धारा 10, राज्य सरकार क्या करेगी, मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करेगी और जितने भी पूर्विकता प्राप्त गृहस्थी है उनका पहचान करेंगी। तो मार्गदर्शन किस में तैयार करेगी, तो धारा 10 में। पहचान करने का जो काम था धारा 9 में था, लेकिन पहचान करने के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत किस में बताए हैं, धारा 10 में बताए गए हैं। तो राज्य सरकार द्वारा पात्र गृहस्थियों की पहचान 365 दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा। उसके पश्चात जिनको सार्वजनिक जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसके अधीन केंद्र सरकारों द्वारा जो खाद्य का आवंटन किया जाता है उसको सुनिश्चित किया जाएगा। मतलब राज्य सरकार पहले 365 दिन के भीतर क्या करेगी, पहचान कर लेगी अपने सिद्धांतों के आधार पर, और केंद्र सरकार द्वारा जो विहित किए गए नियमों के आधार पर फिर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उनको फायदा पहुंचाएगी। धारा 11, राज्य सरकार पहचान किए गए पात्र गृहस्थियों की सूची क्या करेगी, प्रदर्शित करेगी। मतलब पहले तो एक तो प्रकार से पहचान करेगी, फिर पहचान करने के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत तैयार करेगी, फिर उसका क्या करेगी, प्रदर्शन करेगी। तो धारा 9, 10 और 11 प्रदर्शन करने के बाद कहाँ पे है, धारा 11 में है। फिर आते हैं अध्याय 5, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के प्रयास। तो ये पार्ट 1 का लास्ट टॉपिक होगा। कैसे करेंगे, तो धारा 12 में बताया गया है कि लक्षित सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है उसमें सुधार की व्यवस्था किस प्रकार से की जाएगी। तो केंद्रीय और राज्य की जो सरकारें हैं वो इस पर सुधार लाने का, उत्तरोत्तर सुधार मतलब क्रमबद्ध क्रमवार सुधार करने का प्रयास करेंगे। उनके अंतर्गत क्या क्या शामिल हो सकते हैं, जैसे सुधारों के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के निर्गम स्थानों का खाद्यान्नों का जो है द्वार तक परिधान, मतलब जहां से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हम खाद्यान्न बांटेंगे वहां डोर तक व्यवस्था लाके देगी किसको, आपका हितग्राही को। ये याद रखना। पारदर्शिता लाने के लिए हम क्या करेंगे, अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण करेंगे। तो आपको पता होगा हमारे यहाँ कंप्यूटरीकरण तो पहले ही हो चुका है। हकदार जो ग्राहक है उनको बायोमेट्रिक सूचना के साथ साथ हम विशिष्ट पहचान के लिए आधार का प्रयोग करेंगे। मतलब हम अंगूठा लगवाएंगे, आधार कार्ड से उनके साथ फोटो खिंचाएंगे, यही सब आएगा उसमें। उसके अलावा अभिलेखों का पूर्ण पारदर्शिता रखना है हमको। तो पूर्ण पारदर्शिता आजकल इसलिए रखा जाता है, चिपका दिया जाएगा, हितग्राहियों का नाम भी लिखवा दिया जा रहता है, कंप्यूटरीकरण कंप्यूटर में चढ़ाया जा रहता है ना, बायोमेट्रिक सूचना दिया जा रहा है, पूरा विशिष्ट पहचान पत्र आधार के माध्यम से हो रहा है ताकि एक हितग्राही एक ही बार ले सके, गलत फायदा ना कोई उठा सके। ये सभी जो है सुधार की व्यवस्था में आते हैं धारा 12 के अंतर्गत। उसके बाद उचित दर दुकानों को अनुज्ञप्ति दिए जाने में लोक संस्थाओं या लोक जो निकाय है जैसे ग्राम पंचायत है, स्वयं सहायता समूह है, उसके अलावा सहकारी संस्थाएं हैं या उचित
दर दुकानों का जो प्रबंधन करना है ये कौन देखेगा, तो महिलाएं या फिर उनके समुच्चय द्वारा। मतलब आपने सुना होगा कि महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाता है, जो स्वयं सहायता समूह है या सहकारी संस्था है या उचित मूल्य दुकान है या पंचायतें हैं, ये क्या करती हैं, अनुज्ञप्तियां किसको दे देती है, महिलाओं को, उनको आगे बढ़ाने के लिए। या तो आजकल सहकारी समिति के माध्यम से दिया जाता है, पहले बीच में महिला सहायता समूह के माध्यम से भी दिया जाता था, आजकल सहकारी समितियां ही इसका उचित मूल्य दुकानों का क्या कर रही है, क्रियान्वयन कर रही है। पर याद रखना ये भी क्या है, एक सुधार है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित जो वस्तुएं हैं उनका समयकालिक विविधत्व, मतलब समय के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जाए। उसके अलावा स्थानीय सार्वजनिक वितरण प्रतिमानों व धान्य बैंकों को समर्थन दिया जाएगा। लक्षित हितग्राहियों के लिए नकदी अंतरण, खाद्य कूपन जैसी स्कीमों का भी प्रारंभ किया जाएगा, तो ये भी इसमें रहेगा। ये पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो कुछ पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं, मैंने धारा 12 तक किया हुआ है। धारा 13 से हम जो है आगे करेंगे नेक्स्ट पार्ट का, आप वेट करिएगा। चैनल में अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको ऐसा सब्सक्राइब लिखा हुआ आएगा जो रेड कलर में दिखेगा, इसको आपको कलर परिवर्तन करोगे तो सब्सक्राइब्ड लिखाता है। फिर उसके बाद बगल में एक बेल बने रहेगा ऐसे टाइप का, उसको आप बजा देना थोड़ा सा, है ना, तो बेल बजाओगे तो आपको समय से जानकारी मिलेगी। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा बिल्कुल, और कॉमेंट करके बताइएगा आपको जानकारी कैसी लगी। इसका आधा धारा के लिए आप वेट करिएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए हम लोग 2 पार्ट में लेके आए हैं। बाकी जो है आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, बिल्कुल शेयर करिएगा। चलिए इसी प्रकार हम बाकी अधिनियमों को भी करेंगे, इसका पार्ट को पहले लाएंगे, उसके बाद बाकी को करते जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा इसको। और नोट्स पूरा पहले हो जाने दीजिए इस अधिनियम को, उसके बाद में मैं इसका नोट्स दे दूंगी, तो एक अधिनियम का एक साथ नोट्स आपको सही तरीके से मिल पाएगा, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा। चलिए ओवर करते हैं, धन्यवाद, जय जोहार।